दो बहू की ठंड में खुली रसोई। सावित्री अपने पति और दो बेटों के साथ रहती थी। सावित्री का बड़ा बेटा अविनाश अब शादी के लायक हो गया था, पर वह शादी के लिए मान ही नहीं रहा था। सावित्री बस इसी चिंता में खोई रहती थी। एक दिन सावित्री और उसका पति और बेटा जब एक साथ खाना खा रहे थे, तब सावित्री अपने पति से बोली, सुनिए जी, हमारे अविनाश की उम्र निकली जा रही है, लेकिन ये नालायक है कि शादी करने को तैयार ही नहीं। अब आप ही अपने बेटे को कुछ समझाइए। मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई हूँ। अरे भाग्यवान, अब इसमें मैं क्या समझाऊं? अविनाश अब खुद बड़ा हो गया है, उसे अपने फैसले लेने का पूरा हक है। अगर वो चाहता है कि अभी शादी नहीं करनी है तो रहने दो ना, क्यों उस पर दबाव डाल रही हो? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम तीनों की नौकरानी बनी रहूं और बुढ़ापे में भी बस काम ही करती रहूं। अरे मेरी भी उम्र हो रही है, मुझे भी बहू का सुख चाहिए। ठंड बढ़ रही है और इस बढ़ती ठंड में मुझसे ऊपर वाली खुली रसोई में खाना नहीं बनता, लेकिन आप लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं है। अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक इस घर में बहू नहीं आ जाती तब तक ना तो मैं खाना बनाऊंगी और ना ही खुद खाना खाऊंगी। सावित्री इतना कहकर खाना का प्लेट छोड़कर चली जाती है। टेबल पर बैठे बाप बेटे एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। भैया, घर का मिजाज बहुत गर्म है। मैं तो कहता हूँ जैसा मम्मी बोल रही है वैसा ही कर लो। चुपचाप मम्मी की पसंद की लड़की से शादी कर लो, वरना आने वाले समय में हम लोगों को खाना नसीब नहीं होगा। एक पल को मम्मी पापा पर तरस खा लेंगी, लेकिन हम लोगों पर नहीं। सुमित का बात सुनकर अविनाश और उसके पिता दोनों हंसने लगते हैं। फिर सब खाना खाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह जब ऑफिस के लिए तैयार होकर नाश्ता का इंतजार करते हैं तो पता चलता है कि आज कोई नाश्ता नहीं बना है। यह सब देखकर सुमित बोलता है, लो भाई, हो गया कल्याण। जिस चीज का डर था वही हुआ। माँ ने कहा था कि वो खाना नहीं बनाएंगी, और देखो उन्होंने सच में नहीं बनाया। लगता है अब तो भूखे पेट ही ऑफिस जाना पड़ेगा। सुमित का बात सुनकर अविनाश कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपने ऑफिस के लिए निकल जाता। अपने दोनों बच्चों को सुबह सुबह खाली पेट ऑफिस जाता देख सावित्री का पति ये सब देखकर भड़क गया और सावित्री के पास जाकर बोला। सावित्री का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हाँ, तो मैं क्या करूँ? मैंने साफ कह दिया था कि जब तक इस घर में बहू नहीं आएगी मैं खाना नहीं बनाऊंगी। आप लोग तो ऑफिस चले जाते हो, पर मेरी सोचो, इस कड़ाके की ठंड में ऊपर छत पर खुली रसोई में हवा के थपेड़े सहते हुए खाना बनाना अब मेरे बस की बात नहीं है। जब तक बहू नहीं आएगी यही हाल रहेगा। बस बात खत्म। मुझे अब इस घर में और बहस नहीं चाहिए। इतना बोलकर सावित्री अपने कमरे से बाहर चली जाती है। वही सावित्री का तेवर देखकर सावित्री का पति समझ गया कि यह औरत ऐसे नहीं मानने वाली। उन्होंने ऑफिस पहुंचकर अविनाश को कॉल किया और सारी बात बताई। अविनाश अब घर के रोज रोज के ड्रामा से परेशान हो गया था, इसीलिए शादी के लिए मान जाता है। जब रात के टाइम से घर आता है सब तो अविनाश बाहर से खाना लेकर आता है। और इस तरह जब सब खाना खा रहे थे तो सावित्री बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। सच में ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा मेरी तकलीफ समझ रहा है। अगले ही दिन आरती के घर पहुंचे। आरती बहुत सीधी शादी और घरेलू लड़की थी। रिश्ता पक्का हो गया और महीने भर में ही आरती शादी करके घर आ गई। सावित्री को लगा अब मौज आ गई। आरती बेचारी अभी नई नई आई थी। सुबह 6 बजे सावित्री उसके कमरे में पहुंचकर जोर जोर से गेट पीटने लगती है। ओ आरती बहू, उठ जाओ जल्दी, सूरज निकल आया है। जाओ ऊपर रसोई में और सबके लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाओ। अविनाश को ऑफिस जाना है। जी माँ जी, अभी आती हूँ मैं। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। पर माँ जी, रसोई ऊपर छत पर है। हाँ बहू, ऊपर ही है। बहुत खुली और हवादार है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी जाओ। आरती जैसे ही ऊपर पहुंची तो उसकी हालत खराब हो गई। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। ठंडी हवा हड्डियों तक को कप कप आ दे रही थी। आरती ने जैसे तैसे आग जलाई और बोली, हाय रब्बा, इतनी ठंड में यहाँ खाना बनाना तो सजा जैसा है। माँ जी खुद तो नीचे बैठी और मुझे यहाँ भेज दिया। आरती ने जैसे तैसे नाश्ता बनाई और सब लोग नाश्ता करके सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। दोपहर में जब अविनाश घर आया तो सावित्री ने उसे पास बिठाया और बोला, देखा सुमित, आरती के आने से घर में कितनी रौनक आ गई है। अब मुझे इस ठंड में ऊपर नहीं जाना पड़ता। अब तेरी भी शादी कर देते हैं, फिर दोनों बहुएं मिलकर मौज करेंगी। सुमित ये अच्छी तरह से जानता था कि उसकी माँ कितनी जिद्दी है, इसीलिए वह शादी के लिए मान जाता है। और इस तरह सुमित का भी बहुत जल्द शादी हो जाती है प्रीति नाम की लड़की से। प्रीति थोड़ी आज के जमाने की लड़की थी।
जब प्रीति ऊपर की रसोई देखी तो वो दंग रह गई और वह अपनी जेठानी से कहती है, दीदी ये रसोई है या टॉर्चर रूम? इतनी ठंड में माँ जी हमसे यहाँ कैसे काम करवा सकती हैं? कल तो ओले पड़ रहे थे फिर भी आप ऊपर थी। क्या करे प्रीति, माँ जी बहुत सख्त है, उन्हें बस टाइम पर खाना चाहिए। ऐसे कैसे माँ जी? जब उन्हें खुद ठंड लगती थी तो उन्होंने खाना बनाना छोड़ दिया, अब हम पर जुल्म कर रही है। मैं तो ये नहीं सहने वाली। अगले दिन कड़ाके की ठंड थी। प्रीति और सावित्री दोनों ऊपर रसोई में खाना बना रही थी। ठंड से प्रीति दीदी मेरा हाथ जल गया, अब बहुत। प्रीति का चीख सुनकर सुमित, अविनाश और सावित्री का पति सब ऊपर आए और रसोई घर का हालत देखकर दंग रह गया। प्रीति रो रही थी, आरती ठंड से कांप रही थी और उसके कारण फर्श पर पानी ही पानी बिखरा था। ये सब देखकर सुमित बोल, माँ ने अपनी सुविधा के लिए इन्हें इस नर्क में झोंक दिया। माँ ये बहुत गलत है, अगर आपको ठंड लगती थी तो इन्हें भी लगती है। क्या ये आपकी बहुएं नहीं है? सावित्री भी पीछे खड़ी थी। उसने जब अपनी दोनों बहुओं को ठंड में ठिठुरते और प्रीति को दर्द में देखा तो उसे अपनी वही बात याद आई जो उसने अपने पति से कही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में अपनी बहुओं के साथ बहुत बुरा किया है। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं अपने आराम के चक्कर में ये भूल गई थी कि तुम दोनों भी किसी की बेटियां हो। आप आज ही मिस्त्री को बुलाओ, नीचे वाले कमरे को रसोई बनाओ। आज के बाद मेरी बहुएं इस ठंड में ऊपर नहीं जाएंगी। आरती और प्रीति ने मुस्कुराकर अपनी सास को गले से लगा लिया। सावित्री ने खुद रसोई नीचे शिफ्ट करवाई और उस दिन से घर में असली खुशी आई। अब दो बहुओं की ठंड में खुली रसोई की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी।